नमस्कार दोस्तों। आज हम संज्ञा की परिभाषा तथा संज्ञा के भेद ये विस्तार से देखेंगे। मार्गदर्शक श्री डोंगरे एलबी। दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं? तो चलिए हम कुछ वाक्यों के आधार पर संज्ञा की परिभाषा बनाएंगे। तो देखिए, पहला वाक्य है, राजा साहब एक अच्छे कलाकार थे। यानी राजा साहब यहाँ पर एक व्यक्ति हैं। सामने पुस्तक पड़ी है, पुस्तक एक वस्तु है। राजकुमार जी नासिक में रहते हैं, नासिक एक स्थान है। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा ये पशु है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, प्रेम ये भाव है। इससे हम संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं, किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें कुछ शब्द हमने देखे, इससे हमने परिभाषा की। संज्ञा के इसके आधार पर 5 प्रकार या भेद होते हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा, 4 द्रव्यवाचक संज्ञा और 5 है समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए हम विस्तार से एक एक संज्ञा के भेद का वाक्यों के आधार पर या उदाहरण के आधार पर हम उसकी परिभाषा बनाएंगे। तो पहले चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें कुछ उदाहरण देखिए। ताजमहल एक सुंदर इमारत है। ताजमहल एक ही है, मतलब एक वस्तु, एक स्थान, यहाँ पर एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक। दूसरा वाक्य, हिमालय ऊंचा पर्वत है, दुनिया में सिर्फ हिमालय एक ही है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है गोदावरी नदी को हम माता मानते हैं, दुनिया में सिर्फ गोदावरी एक है, नदियाँ बहुत हैं लेकिन गोदावरी एक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 4 नंबर, रामायण बड़ा महाकाव्य है। रामायण एक ही है। चारों वाक्यों से पता चलता है कि ये एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान का बोध कराते हैं। तो इससे हम इसकी परिभाषा इस प्रकार करते हैं, किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ शब्द यहाँ पर देखिए फिर से एक बार, ताजमहल, हिमालय, गोदावरी, रामायण, शिवाजी, महाराष्ट्र, मुंबई आदि शब्दों से ये पता चलता है कि ये सारे के सारे शब्द व्यक्तिवाचक यानी एक ही वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं। तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए हम दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा। इसमें एक विशिष्ट जाति का बोध होता है। जैसे उदाहरण देखिए, गुलाब का फूल सुंदर है, फूल यानी सभी प्रकार के फूल। दूसरा वाक्य देखिए, मुंबई शहर बड़ा है, शहर अनेक शहर होते हैं, एक विशिष्ट जाति। तीसरा वाक्य है, लड़की कहानी पढ़ रही है, लड़की, लड़के, बेटी, इसी प्रकार एक विशिष्ट जाति का बोध होता है। नंबर 4 का वाक्य है, रामू नौकर आज काम पर नहीं आया। रामू नौकर, नौकर यहाँ पर एक विशिष्ट जाति है, कामगार है, काम करने वाला है, एक विशिष्ट जाति। मतलब इन सारे शब्दों से पता चलता है कि ये सारे शब्द एक विशिष्ट जाति का बोध कराते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फिर से उदाहरण के रूप में देखिए शब्द, फूल, शहर, लड़की, नौकर, राजा, राज्य, नगर, देश, पुस्तक आदि। ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। देखिए, इन दोनों को एक साथ अगर देखा जाए तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की कुछ उदाहरण एक साथ भी देखा जा सकते हैं। जैसे देखिए, गंगा महान नदी है, गंगा एक है मतलब व्यक्तिवाचक। नदी एक विशिष्ट जाति का बोध करती है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 का वाक्य है, भारत विकसनशील देश है,
भारत एक है, इसीलिए व्यक्तिवाचक। देश एक विशिष्ट जाति का बोध कराता है, इसीलिए जातिवाचक। तीसरा वाक्य है माउंट एवरेस्ट ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट एक है, इसीलिए व्यक्तिवाचक। और पर्वत ये एक विशिष्ट जाति का बोध करता है, इसीलिए जातिवाचक। नंबर 4, गुलाब का फूल सुंदर है, गुलाब व्यक्तिवाचक और फूल जातिवाचक। इसे स्पष्ट होता है व्यक्तिवाचक यानी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, और जाति का मतलब एक विशिष्ट जाति का बोध कराते हैं। इन दोनों में यही अंतर है। चलिए हम तीसरे प्रकार की तरफ चलते हैं, भाववाचक। यहाँ पर यह सारे मन के भाव यहाँ पर इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, हमेशा आनंदी रहना चाहिए, आनंदी ये मन का भाव है। माँ की ममता सबसे बड़ी होती है, ममता शब्द देखिए ये मन का भाव है। जीवन को हंसी मजाक के साथ बिताना चाहिए, हंसी मजाक ये भी एक मन का भाव है। गांधी जी प्रेम अहिंसा सत्य के पुजारी थे, प्रेम अहिंसा सत्य ये एक भाव है, इसीलिए इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए इससे परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं, किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शब्द देखिए फिर से एक बार, आनंदी, ममता, हंसी मजाक, प्रेम, अहिंसा, सत्य, खुशी, प्यार, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि कई शब्द इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रकार की तरफ चलते हैं। अगला प्रकार या अगला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें नाम से ही स्पष्ट होता है, द्रव्य का मतलब होता है संपत्ति या द्रव पदार्थ भी सम्मिलित होते हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए, मैंने 1 लीटर दूध खरीदा, दूध ये एक संपत्ति या द्रव पदार्थ है। दूसरा वाक्य देखिए, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, पानी ये द्रव पदार्थ है या द्रव्य है, संपत्ति के रूप में है। तीसरा देखिए, लोहा काला और चांदी सफ़ेद होती है, ये सारे धातु इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे कि लोहा और चांदी। चौथा वाक्य देखिए, सीता ने दुकान से चावल, गेहूं आदि चीज़ें खरीदी, चावल और गेहूं ये सारे पदार्थ यानी संपत्ति के रूप में, तो इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं, किसी धातु, द्रव्य या पदार्थों के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शब्द फिर से एक बार देखिए, दूध, पानी, लोहा, चांदी, चावल, गेहूं, तेल, घी आदि ये सारे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं। अगले और अंतिम प्रकार या भेद की तरफ चलते हैं। अगला प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। समूह नाम से ही स्पष्ट है, समूह या समुदाय। रास्ते पर भीड़ है, भीड़ ये समूह दर्शाने वाला शब्द है। दूसरा वाक्य देखिए, सामने प्राणियों का झुंड आ रहा है, झुंड ये समूह दर्शाता है, प्राणियों का झुंड। अगला वाक्य देखिए, आकाश में पंछियों का थवा उड़ रहा है, थवा ये भी एक समुदाय का प्रतीक है। सामने फूलों का गुच्छ है, गुच्छ ये फूलों का एक समूह दर्शाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फिर से एक बार शब्द देखिए, भीड़, झुंड, थवा, गुच्छ, सेना, टोली, कक्षा, टुकड़ी, परिवार ये सारे शब्द समूह दर्शाते हैं, समूहवाचक शब्द हैं, इसीलिए इसे समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। दोस्तों हमने शुरू से फिर एक बार देखिए संज्ञा, संज्ञा की परिभाषाएं तथा संज्ञा के 5 भेद यहाँ पर देखें। अगर दोस्तों ये टॉपिक आपको अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।